जब आरएएस का रिजल्ट 13 तारीख को आया था, तो उससे पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे? और जब रिजल्ट आने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपकी लोगों के सामने इज़्ज़त बढ़ने लग गई और लोग आपको कॉल कर रहे हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं, "सर नमस्ते, कैसे हो?" तो ये सब आपको क्या लगता है सर? आपको कैसी फीलिंग लग रही है अब? ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बात तो इसकी तैयारी ही इसीलिए करता है व्यक्ति को क्यों आपको पूछेंगे लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है और सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपको लोग जानें, आपको लोग पहचानें, आपको लोग पूछें। तो ऑब्वियसली अब जब सिलेक्शन होने के बाद में जब कॉल्स आते हैं, जब बधाइयाँ मिलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आपने मेहनत की है, अचीव किया है और उसके बाद में जो खुशी मिलती है उसका आप अंदाज़ा मतलब जब सक्सेसफुल कैंडिडेट लगा सकते हैं। आप पहले उसको इमेजिन करके हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ दो शख्सियत है जिनका आरएएस में एक का नाम है कल्पित जी सर, जिनका 25 रैंक लगी है, और एक का नाम है संजीव जी सर, जिनका 39 रैंक लगी है। और ये इनका एसडीएम पद पे चयनित हुआ है। और आज हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि सर का स्ट्रगल कैसे था और सर की अब लाइफ कैसे थी, और जब इनका आखिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उससे पहले लाइफ कैसी थी। सर, आप पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम कल्पित शिवरान है और मैं 3rd क्लास तक था तो मैं मेरे गांव के पास सरकारी स्कूल थी दूसरे गांव में, उसमें पढ़ता था। उसके बाद मैं 8th क्लास तक लगभग फतेहपुर है उस शेखावाटी सीकर ज़िले के अंदर, तो वहाँ पे मैंने 4 साल स्कूलिंग की है। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पास में गोयनका पब्लिक स्कूल है, वहाँ चला गया। उसके बाद में 1 साल मैंने आईआईटी के लिए तैयारी की है, वहाँ उसमें आईआईटी में नहीं हो पाया। उसके बाद में हम एसकेआईटी कॉलेज में मैं आ गया जयपुर में। उसके बाद 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद में यहाँ से मैंने और संजीव ने 2 साल के करीब बिज़नेस किया है। उसके बाद उसमें फेल होने के बाद में यहाँ से तैयारी शुरू की। ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था दोनों का। हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में आज मैं क्लियर कर आपके साथ। अच्छा सर, आप बताइए। अभी हम चित्तौड़ के रेजिडेंट हैं, मतलब अभी हम चित्तौड़ में रह रहे हैं। वैसे मेरी नेटिव प्लेस झुंझुनू के अंदर धायलों की ढाणी है, एक छोटी सी ढाणी है जहाँ से मैं आता हूँ। मेरे परिवार में मम्मी हैं, पापा हैं, एक भैया भाभी हैं। पापा प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है और भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, मुंबई पोस्टेड अभी। उन्होंने भी दिया था ये पेपर, तो उनकी रैंक कुछ 806 है। स्कूलिंग मेरी चित्तौड़ से ही हुई सारी। उसके बाद में 12th के बाद में आईआईटी के लिए, जो उस टाइम था क्रेज़ कि हाँ आईआईटी, तो हम भी आईआईटी की तैयारी करने गए थे। कोटा किया था, ठीक है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ भी बोलिए कि सेलेक्ट नहीं हुए। एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया बीटेक के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं ग्रेजुएट हूँ। 2016 में हम पास आउट हुए थे। तो फाइनली प्लेसमेंट्स वगैरह का था कि बैठना है नहीं बैठना है। माइंड में एक आइडिया था कि नहीं स्टार्टअप करना है, बिज़नेस करना है। तो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ के फाइनली बिज़नेस स्टार्ट किया हम दोनों ने, क्योंकि काफ़ी समय से साथ थे, 4-5 साल हो चुके थे। तो एक अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच होती है आपकी, तो आप अच्छा एक ग्रुप बन जाता आपका। तो फिर हमने स्टार्टअप किया, 2 साल तक स्टार्टअप भी किया। स्टार्टअप के अंदर बिहार तक गए, फेल हुए, फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, फिर खड़े हुए, फिर तैयारी स्टार्ट की कि कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके अंदर जो रियल सोशल प्रेस्टीज हो, वो थी सिविल्स एग्ज़ाम्स। सिविल्स में आए, तैयारी की। राजस्थान में रहना था तो राजस्थान की तैयारी की, आरएएस की तैयारी स्टार्ट की। फाइनली जो भी 2-3 साल का जो भी लंबा फेज़ चला तैयारी का, उसमें आप स्ट्रगल मानिए, संघर्ष मानिए। उसके बाद में फाइनली अब हमारा रिज़ल्ट आया है, जिसके अंदर हम दोनों ही प्रॉपर एसडीएम पे चयनित हो गए। ये सबसे बड़ी खुशी है कि 9 साल से साथ हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं। और फाइनली ओटीएस में भी जो भी हमारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है ओटीएस, उसके अंदर भी हम फिर से एक साथ रहेंगे। तो मतलब एक लाइफ टाइम का एक साथ हो गया है। अच्छा सर, जब आरएएस का रिजल्ट 13 तारीख को आया था, तो उससे पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे? और जब रिजल्ट आने के बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, तब आपकी लोगों के सामने इज़्ज़त बढ़ने लग गई और लोग आपको कॉल कर रहे हैं, आपके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, आपको नमस्ते बोल रहे हैं, "सर नमस्ते, कैसे हो?" तो ये सब आपको क्या लगता है सर? आपको कैसी फीलिंग लग रही है अब? ये ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बात तो इसकी तैयारी ही इसीलिए करता है व्यक्ति को क्यों आपको पूछेंगे लोग,
क्योंकि ये सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है और सबसे बड़ी एग्ज़ाम है। आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसीलिए कर रहे हैं कि आपको लोग जाने, आपको लोग पहचाने, आपको लोग पूछें। तो ऑब्वियसली अब जब सिलेक्शन होने के बाद में जब कॉल्स आते हैं, जब बधाइयाँ मिलती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपने मेहनत की है, अचीव किया है, और उसके बाद में जो खुशी मिलती है उसका आप अंदाज़ा मतलब जब सक्सेसफुल कैंडिडेट लगा सकते हैं। आप पहले उसको इमेजिन करके चलिए कि आप मेहनत करेंगे तो आप भी ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सक्सेस से पहले ऐसा था कि 10th में मेरिट होल्डर रहे थे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। 12th में मात्र 67%, 67, तो एक्सपेक्टेशंस एकदम डाउन हो गई। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, एक्सपेक्टेशंस उसके बाद में और थी कि चलो ठीक है, कोई ख़त्म ही हो गई, मतलब जॉब वॉब लगेंगे। फिर स्टार्टअप कर लिया तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि बस फेल हो गए। स्टार्टअप के अंदर भी तब ये था कि हाँ ठीक है, इनका तो बस खेल होता है ना, कि मतलब लोग बोलने लग जाते हैं कि ना मम्मी को पापा को मतलब कहीं ना कहीं से आई जाती है बात कि मतलब ये क्या कर रहा है, इसका तो मतलब क्या कैरियर है, कुछ मतलब आप क्या करेंगे, शायद यहाँ तक लोग बोलते हैं कि शादी तो हो जाएगी क्या, ठीक है, ये तक लोग बात कहते हैं। फाइनली जब आप सेलेक्ट होते हो ऐसी एक रेपुटेटेड पोस्ट पे, इतनी एक प्रीमियर जॉब पे, तो वो जो होता है कि एक आपका जो सम्मान होता है उसको रीगेन करना होता है। बाद में आपको समझ में आता है कि ये जो 180 डिग्री का जो यू टर्न है ये आपके फाइनली सेलेक्ट होने के बाद है। जब फाइनली आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो गाड़ी ऐसे चल रही होती है तो एकदम से घूम जाती है, यू टर्न हो जाता है। वही लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको रिश्तेदार बनाते हैं, भांजा बनाते हैं, भतीजा बनाते हैं, ठीक है, भाई बनाते हैं। वो तो मेरा दोस्त है, वो तो बचपन का दोस्त है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, कुछ जो मेहनत की थी उसका फाइनली आउटपुट मिल गया, इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। जो रिस्पेक्ट जो है ना, हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप को जब वो जो रिस्पेक्ट मिलती है तो वो ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मुझसे ज़्यादा फ़ोन शायद मेरी मम्मी के पास आए होंगे, मेरी मम्मी शायद मुझसे ज़्यादा परेशान रहे होंगे फ़ोन से, क्योंकि मैं खुद जब 2 दिन परेशान था तो मम्मी तो शायद 3-4 दिन तक की अरे क्या करें, मतलब ठीक है, इतने कॉल पे कॉल, रात को भी आप सो नहीं पा रहे हो, ऐसा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास कॉल आ रहा है तो बधाई पहले बाद में दे रहा है, पहले वो रिश्ता करवा रहा है कि आपको ये लड़की है, हम ये दे देंगे, आपको वो कर देंगे, तो वो चीज़ होने के बाद बधाई बाद में मिलती है। कई बार ये हो जाता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि जब आपने बताया कि आप कोटा में गए थे इंजीनियर की तैयारी करने के लिए, उसके बाद में आपको सिविल सेवा में जाने के लिए कहाँ से मोटिव आया कि मुझे आखिर उनमें ही जाना है? जब फेलियर होता है ना आदमी, तो वही चीज़ की ऐसी क्या चीज़ है कि मैं अब ये करूं तो इससे कि शायद मेरा जो प्रेस्टीज है या जो भी मेरा रेस्पेक्ट है मैं उसको वापस अर्न कर सकूं। तो हमारे लिए तो वो था कि भाई जो प्रेस्टीज घूम गया है उसको वापस लाना है, ठीक है। क्योंकि पहले वही लोग जब रिस्पेक्ट करते थे, बट बीच में आप कुछ नहीं करते हो तो वही लोग आपका मतलब रिस्पेक्ट आपकी बंद हो जाती है। आप शादी में भी जाते हो तो हमारी साइड तो ऐसा माहौल है कि वो शादी में जिसकी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है ख़ास तौर पे, वो कोने में बैठा रहता है, ठीक है। उससे पूछते भी नहीं कि हाँ भाई क्या करना है। जिनकी जॉब होती है वो बीच में रहते हैं, मतलब हाईलाइटेड रहते हैं, ठीक है, उनको बीच में जगह दी जाती है, चारों तरफ से लोग घेरे हुए रहते हैं। वो जो नहीं होता वो बेचारा अपने अकेला फ़ोन चला रहा होता है या फिर बैठा होता है। तो वो वाली चीज़ थी। तो आदमी को ऐसा लगता है कि यार कि वापस कुछ करना है, वापस मतलब ये गेन करना है। दूसरी चीज़ की ये एक ऐसी जॉब है कि जिसके अंदर की है ना, अगर आपने जो स्ट्रगल देखी है तो आप ये चाहते हो कि है ना कोई दूसरा ये स्ट्रगल ना देखे, कोई गरीब इंसान, कोई अंडर प्रिविलेज्ड, तो वो अंडर प्रिविलेज्ड को जो आप बेनिफिट दे सकते हैं इस जॉब के अंदर, वो आप किसी भी जॉब में चले जाइए, मेरा ये मानना है, आप कहीं पे भी नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे एक गरीब तबका, एक निचले वर्ग का एक इंसान आपके पास आता है हेल्प मांगने के लिए, आप उसकी इतनी हेल्प कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका आप बेनिफिशियरी उसको बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसके अंदर कि ये इस जॉब को इतना प्रीमियर बनाती है, और इसी ने हमें शायद इसकी तरफ अट्रैक्ट किया था कि इंजीनियरिंग के बाद में, बिज़नेस के बाद में फाइनली सिविल्स की तरफ क्यों। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जो RAS में बनने का मुख्य जो आपका उद्देश्य क्या था, कि मुझे आखिर कि वही उद्देश्य है कि समाज में अच्छा कार्य करना या फिर किसी भी क्षेत्र में आपका अच्छा कार्य करना, क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, पहला उद्देश्य तो ये रहता है कि आपको ये प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो पहला उद्देश्य आदमी का ये रहता है कि मुझे करियर में सेटल होना है। ये हर यंगस्टर के लिए एक चीज़ होती है कि आपको करियर में तो सेटल होना ही है। हम बिज़नेस में फेल हुए थे, अब हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि अब तो सेटल होना ही है, और वो भी इतनी अच्छी पोस्ट पे या अच्छी जगह पे सेटल होना है कि लोग दोबारा ये नहीं कहेंगे ये तो फेलियर है। तो पहला तो ये है। दूसरी चीज़ है कि जैसे घर वाले होते हैं, आसपास का जो माहौल होता है आपको, वो चीज़ आपको प्रेरित करती है कि भाई आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए।
तीसरा, हमारा देश खुद डेवलपिंग नेशन है, तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें कि आप लोगों की सेवाएं कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं तो वो शायद आपसे उनका काम ना पड़े, पर आप जिनकी हेल्प कर पाएंगे वो गरीब लोग होंगे, और अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप उस फीलिंग को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। तीसरी चीज़ है कि जैसे कुछ परिवार में कुछ सदस्य हैं वो भी सिविल सर्विसेज में थे, तो उनको देख के उन्होंने भी कहा और हमारा भी उनको देख के लगा कि यार हाँ, इसमें प्रेस्टीज मिलती है, सोशली तो आपको काफ़ी अच्छा स्टेटस मिलता है। जैसे कि अभी भी अब स्टेटस जैसे रिजल्ट आया 10:45 पे तो उसके बाद अचानक से वो फ्लिप हो गया, मतलब स्टेटस यूँ था और यूँ हो गया, वो तो वो बात है। सर अब अगला क्वेश्चन रहेगा कि युवा है ना, युवा सोशल मीडिया की ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उसके लिए क्या निजात पा सकते हैं? क्या कितना सोशल मीडिया को कितना टाइम दे सकते हैं अपन? देखिए, अगर सोशल मीडिया की अगर बात करेंगे तो सोशल मीडिया हम दोनों ने जो था, हमने बिल्कुल त्याग दिया था सोशल मीडिया को। पर आप ऐसा करें, ये कोई ज़रूरी नहीं। हम दोनों कीपैड फ़ोन रखते थे, दो सैमसंग के सैमसंग गुरु 2 फ़ोन आते हैं, वो दोनों रखते थे, वो भी हम बंद रखते थे। मतलब जैसे कि हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन या जिस दिन डाउन फील कर रहे हो तो मतलब कॉल करते थे घर वालों से बात करने के लिए कि भाई यार ऐसा लग रहा है हमें, मतलब लग ही नहीं रहा यार, हम तैयारी कर रहे हैं, क्या मतलब है। और आरएस का प्रोसेस भी इतना ज़्यादा लंबा होता है तो आदमी बिल्कुल डिमोटिवेट फील करने लग जाता है। जैसे प्रीलिम्स के बाद 1 साल के बाद मेंस हुआ, 1 साल के बाद में इंटरव्यू हुए, तो आदमी को लगने लग जाता है कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में। और तैयारी खास तौर पे अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हो तो आपको ये लगेगा। तो उस चीज़ से आप सोशल मीडिया से अगर आपको लगता है कि आप कहीं से मोटिवेशन ले सकते हो, जैसे आजकल मोटिवेशनल वीडियोज़ भी चलते हैं उस पर, तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे मोटिवेट हो रहे हो तो आप हो जाइए। पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप सोशल मीडिया अगर 1-1.5 साल छोड़ देंगे तो सक्सेस के बाद में आप बिल्कुल स्टार रहेंगे, सोशल मीडिया के स्टार बन जाएंगे। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बात वही है कि सबकी अलग अलग है। अपन कुछ होते हैं, कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको अपनी कमज़ोरी पता होनी चाहिए। हमें हमारी कमज़ोरी पता थी कि हम अगर सोशल मीडिया पे एक बार गए तो 5 मिनट में नहीं, मतलब 1 घंटा ही वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि आप सिर्फ 5 मिनट में उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, ठीक है, देखा हाँ बंद कर दिया, वो एक अलग बात है। अगर जैसे कि ना, और अगर आपसे नहीं छूटता है तो अब मेरा ये मानना है कि परमानेंटली एक बार डिलीट कर दीजिए चीज़ों को, उनसे थोड़ा दूर हो जाइए। जाते आर्टिकल पढ़ने हैं ऑनलाइन, कुछ देखने की, फेसबुक पे कोई अच्छा सा आर्टिकल आया, देखते देखते दोस्त के अच्छा उसने ये फ़ोटो डाली है, उसने ये किया, इसने ये स्टेटस लगाया है, ऐसे चलते चलते पता नहीं चलता। और सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे एक वीडियो देखते देखते बाद देखते हैं कि ना भाई 50 वीडियो देख लिए, पता नहीं चला कि ना कहाँ से 1 घंटे का सोचा था तो 3 घंटे वेस्ट कर दिए। तो अगर प्रिपरेशन में अगर आप हैं तो उस टाइम शायद है ना आपको इन चीज़ों से दूर रहना ही ठीक है। एज अ मोटिवेशन अगर आप सिर्फ मतलब कभी कभी ये देखें कि है ना हाँ वो मेरा एक कोई दोस्त था या फिर वो कुछ कभी SDM बना या फिर DYSP बना, आज उसकी लाइफ ऐसी हो गई है, वो आप देख के अगर आप मोटिवेट होते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब 5 मिनट देखा 10 मिनट देखा, वो तो आप वो ज़रूर कर सकते हैं। बट उसके अलावा आप वहाँ पे फालतू की जो दोस्ती यारी जो जिसमें अब लगता है कि आपको कि अभी कैरियर का टाइम है, तो उस टाइम मेरा मानना है कि शायद दूर रहना ही बेहतर है। एक इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि सोशल मीडिया में क्या होता है कि कई बार जैसे अब आपके दोस्त होंगे तो सर्कल होता है, तो अब कोई जैसे मान लो कोई कहीं जॉब कर रहा है, वो कहीं घूम रहा है, फोटोज डाल रहे हैं, तो लोग क्या होता है, अरे यार वो तो मज़े ले रहा है, मैं तो यहाँ यार किताबों में पढ़ा हुआ हूँ, धक्के का, हाँ मज़े भी लेने चाहिए मज़े। तो वो चीज़ आपको सोशल मीडिया के थ्रू फील होने लग जाती है, तो उसकी बजाय आप उससे थोड़ा दूर रहेंगे, आप डिस्टेंस रखेंगे, तो आपको यूँ लगेगा कि नहीं यार मैं सही टारगेट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप तैयारी करेंगे, सक्सेसफुल होने के बाद आपको घूमना ही है और काम तो खैर करना ही है ऑब्वियसली। तो ये चीज़ सर आप में सबसे बड़ी बात है कि आप मतलब कम उम्र में SDM बन गए हो, तो सर आप मतलब युवा अवस्था होती है ना, युवा अवस्था का भटकाव शेष जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है। तो आपने वो भटकना किस प्रकार मतलब अपने आप को मतलब किस प्रकार रोक दिया, उसके क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, भटकना एज इन तो हम कभी वैसे हमें नहीं लगा कि हम भटके हुए हैं, कि हमने भाई जैसे पहले इंजीनियरिंग के बाद में अगर बिज़नेस भी किया था तो उस दौरान में हमने पूरा डेडिकेशन के साथ बिज़नेस किया था। हाँ फेल हुए वो एक अलग बात है, लेकिन फेल होना भी आपको सिखाता है कहीं ना कहीं कि ये हमारी कमियां थी। जैसे मैंने IIT के दौरान मैंने ज़्यादा लापरवाही की तो मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिज़नेस के दौरान भी कहीं ना कहीं कोई कमियां रही, तो वो एनालाइज आप करके आप एक असफलता होती है, वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है।
तो आप उससे सीख सकते हैं कि हाँ यार मैंने ये यहाँ पे गलती की थी। जैसे मान लीजिए आप आईआईटी के अंदर कूद तो गए, या कोई दूसरी एग्ज़ाम जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, आप उसके अंदर कूद गए, लेकिन आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मैं बन जाऊँ। आप उसके बारे में पहले प्रॉपर एनालाइज कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे कैपेसिटी में है, और उसके बाद में आप प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद में आपकी जो कमियाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकते, आप दोस्तों से दूर नहीं रह सकते, पार्टी से दूर नहीं रह सकते, उनको पहचानिए। आप उनको पहचान कर आप ये सोचिए कि ठीक है, अगर कई बार क्या होता है कि कई ऐसी कमियां भी होती हैं कि आप बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते उनको, कि वो एकदम मतलब आपका परमानेंट पार्ट हो चुके हैं, तो आप उनको कम से कम कितना कर सकते हैं वो चीज़ कीजिए। उसके बाद में आप उस फील्ड में आइए, तो उससे आपके सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और आपको जब अगर पहले अटैम्प्ट में अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपकी खुशी दुगुनी, क्या मतलब आप क्लाउड 9 पे होंगे। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में हैं, तो इस सिविल सेवा के एग्ज़ाम के लिए कॉलेज लाइफ में भी पढ़ना चाहिए या अभी कॉलेज की एक्टिविटीज़ में ध्यान देना चाहिए? कॉलेज लाइफ शायद मुझे लगता है कि इन्हें बार बार नहीं आती है, ठीक है, जीवन में एक बार आती है। तो मेरा पर्सनली ये कहना है कि यार कॉलेज लाइफ है, उसको कॉलेज लाइफ की तरह ही एंजॉय करो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो उसी के दौरान मतलब कि लग जाते हैं, हाँ उनका एक अलग से पहले से उनका एक एम सेट होता है। अगर आपका वैसा है तो मैं आपको डिमोरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, आपका वैसा अगर एम है तो आप ज़रूर उसमें लगे रहिए। बट ठीक है, कॉलेज लाइफ है, उसको उस प्रकार से एंजॉय कीजिए, कॉलेज लाइफ को कॉलेज लाइफ के हिसाब से। और कॉलेज में इंसान बहुत चीज़ें सीखता है, जो उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है, वो दोस्ती यारी, लोगों से मिलना, कैसे आपको लोगों से बिहेव करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, ये सब आप कॉलेज लाइफ में सीखते हो। जो आपका जो भी सोशल जो डेवलपमेंट है वो 99% आपका कॉलेज में होता है, क्योंकि स्कूलिंग के दौरान तो आप थोड़े से इमेच्योर होते हैं, कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा बहुत मेच्योरिटी आती है, बाहर निकलते हैं। लगभग स्कूलिंग घर से ही होती है, कॉलेज में आप थोड़ा घर से बाहर आते हैं, खुद से चीज़ों को करना सीखते हैं, बाहर रहते हैं। तो वो जो एक सोशल लाइफ जो आपको एक डेवलप करनी है, तो शायद मेरा ये मानना है कि ना कॉलेज के अंदर तो इंसान को कॉलेज जीना चाहिए, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद में अच्छे से मेहनत कीजिए यार, 1-2 साल, और अच्छे से मेहनत होगी तो ना फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर सक्सीड हो जाएंगे आप। जी सर, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या फिर अलग अलग? अब मैं हमारे बारे में बता देता हूँ कि हमने कैसे तैयारी की। तो हमने इंटरव्यू का तो सीन ऐसा होता है कि आपकी अगर मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी है तो इंटरव्यू की तैयारी लगभग सारी कवर हो जाती है उसके अंदर। और बाकी इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं वो, कि आप कॉन्फिडेंट कितना है, आप किस तरीके से जवाब दे पा रहे हैं। कई बार सिचुएशन ये होती है कि आप इंटरव्यू के अंदर आपसे 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कई बार होता है, और नहीं भी आ रहे हैं तो कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या होता है कि बच्चा घबरा जाता है, तो घबराना नहीं है। आप 5वां क्वेश्चन अगर आपको, या 6ठा क्वेश्चन जो है वो आपको अगर आ रहा है, तो आप उसको कैसे आप टैकल करते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को चेक किया जाएगा। लेकिन प्री और मेंस की अगर आप तैयारी है तो वो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप तैयारी साथ में शुरू कीजिए, तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि दोनों का सिलेबस, शायद मेंस के अंदर थोड़े सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट और 6-7 सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा है, अलग जोड़े में है। लेकिन उसके अलावा आधे से ज़्यादा सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप दोनों का सेम है, तो जैसे जीएस के क्वेश्चंस होंगे उनको आप जैसे राइटिंग प्रैक्टिस साथ में शुरू कर देंगे, तो आपके लिए हड़बड़ाहट की सिचुएशन नहीं बनेगी कि प्रीलिम्स के बाद में कि यार अब मेरा ये कवर भी नहीं है, मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की है, मैं तैयारी मेरी ढंग की नहीं है, मैं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये डाउट आपके मन में क्रिएट नहीं होगा अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी साथ में शुरू करें। उसके अलावा मेंस के अंदर आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। आपका स्कोर अच्छा जाएगा तो आपको आगे भी अगर इंटरव्यू का ज़्यादा डर नहीं रहेगा कि यार मैं इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, वो प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। तो आप शायद प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जो आरएएस की जर्नी है, आपने आरएएस की यात्रा के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उस चुनौतियों को किस प्रकार आपने दूर किया? आरएएस की तैयारी में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो तो यही थी कि हमारा वाली जो भर्ती थी, ये वैकेंसी बहुत लंबी चल गई, 3 साल। तो जैसे कि है ना, पहले प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद में फिर कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस के बाद में वापस वहाँ से क्लियर हुई, फिर मेंस की डेट आई, उसके लिए वापस पोस्टपोन हुआ, 2 बार डेट पोस्टपोन हुई, बच्चों ने धरना प्रदर्शन वगैरह किया था कि हमें टाइम नहीं मिला है। फिर मेंस हुआ, तो मेंस के बाद में फिर 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया, फिर वो थोड़ा बहुत कोर्ट इश्यूज़ हो गए थे, वापस वहाँ से क्लियर हुआ, फिर फाइनली इंटरव्यू स्टार्ट हुए। इंटरव्यू स्टार्ट में भी 2 बार कोरोना की वजह से फिर हमारी डेट एक्सटेंड हुई। फाइनली जैसे रिज़ल्ट आया, इंटरव्यू हुए, तो जो ये प्रोसेस जो लंबा था, तो उसमें क्या था कि 3 साल के अंदर आप मेंटली काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हो कि ना 3 साल तक खुद में वो जो एनर्जी है, जो रिदम है, वो मेंटेन रखना, वो सबसे बड़ा चैलेंज था इसके अंदर।
तो वो जो सबसे बड़ा चैलेंज यही था, तो उसको फेस करने का सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। पॉजिटिव लोगों में आपका परिवार सबसे बड़ा पॉजिटिव, और आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको कोई नहीं दे सकता है। कुछ अगर ऐसा होता है कि कुछ लोग अगर कुछ मूवीज़ वगैरह देखने से भी अगर मोटिवेट होते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट पॉजिटिव लोगों में रहिए। और आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हाँ, देर सवेर कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपको उसको अचीव करने में टाइम लग सकता है, या फिर जो आपने जो जिस रेशो में जो मेहनत की है उसका जो प्रोपोर्शन में जो आपको फल मिलना चाहिए था, रिजल्ट मिलना चाहिए था, उसमें आपको टाइम लग सकता है, बट वो मिलेगा ज़रूर। तो संयम रखना, एक जो पेशेंस और जो उस एनर्जी को मेंटेन रखना, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था इस जो आरएस की जो भर्ती है हमें। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये इतनी लंबी प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मोटिवेशन को मेंटेन रखने के लिए कई बार क्या होता है कि आप जैसे सोशल लाइफ से भी कट ऑफ हो रहे हैं, तो उसके बजाय आप जैसे 15-20 दिन में एक बार ऐसा कीजिए कि जैसे मूवी देख सकते हैं या कोई आप पार्टी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो ऐसा भी करके आपको यूँ लगेगा कि आप एकदम रिफ्रेश फील करने लग जाएंगे। तो ये लंबी जर्नी है 3-4 साल की, तो वो उसमें आपको बोरियत फील नहीं होगी कि यार ये क्या होता है कि हम रोज़ एक ही एक काम बार बार करते हैं, तो यूँ आदमी को यूँ लगने जाता है यार क्या कर रहा हूँ यार, मेरा जीवन में क्या चल रहा है। सुबह उठता हूँ, किताबों में घुस रहा हूँ, शाम को सो रहा हूँ, दोबारा सुबह उठ रहा हूँ। तो उस रूटीन को थोड़ा सा आप ब्रेक कर देंगे कि भाई आप मूवीज़ देख लीजिए या खेलने के लिए चली जाइए अगर आपको लगता है, और उसके साथ साथ आप खेलने को तो प्रेफरेंस दीजिए। तो उस फिजिकली अगर आप फिट रहेंगे तो आपको मेंटली एग्जॉशन नहीं होगा, तो आप फिजिकली फिटनेस रखिए। अच्छा सर, आप आरएस के बारे में नॉर्मली बताइए। आरएस के बारे में नॉर्मली जो सोशल जो समाज सोचता है एक आरएस के बारे में काफ़ी इस पद को काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई है कि एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के तौर पे आप जब फील्ड में होते तो आप काम करते हैं, तो काफ़ी रिस्पेक्ट है इस जॉब की, जिसके अंदर कि आप एक गरीब तबके के लिए काफ़ी काम करते हैं। जो भी नीडी जो पर्सनस हैं उनके लिए आप काफ़ी हेल्प करते हैं, जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के वो आप उन तक पहुंचाते हैं। आप एक सब डिवीज़न के अंदर उनके हेड हैं, जिसके अंदर आपके नीचे अराउंड 36 डिपार्टमेंट्स को आप हेड कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी एक जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, जो बिजली विभाग वगैरह हो गया। तो इतनी डाइवर्सिटी है इस जॉब के अंदर कि आपको इतना सीखने को मिलता है, इतने चैलेंजेस हैं, इतने आप चैलेंजेस फेस करते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आपको चैलेंजेस मिलते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है, रियल में सोसाइटी को सर्व करना है और कुछ लिया अगर समाज को सच में अगर कुछ देना है, तो इससे बेहतर शायद कोई दूसरा विकल्प है नहीं आरएस के द्वारा। अच्छा सर, इंटरव्यू है, इंटरव्यू का डर अपने को मतलब किस प्रकार हटाएं, और इंटरव्यू की तैयारी होती है यार सीधा ही जाए, आपने किस प्रकार तैयारी की इंटरव्यू की? देखिए, इंटरव्यू का डर होना तो मैं ये कहूँगा कि नहीं होना चाहिए आदमी के अंदर, क्योंकि इंटरव्यू का डर, हाँ बिल्कुल, ये क्या उन्हें लगता है कि यार मुझसे क्या पूछेंगे, क्या किस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे, तो ये चीज़ें क्या है डर बना देती हैं। थोड़ा आप जैसे माहौल देखेंगे तो आरएस और ये आईएएस के लिए, इनके लिए थोड़ा हवा ज़्यादा रहता है। फिर कहते हैं कि यार आरएस के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन, कई बार जैसे आप यूट्यूब या इन पे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो उन पे अजीब अजीब अटपटे से क्वेश्चन वो रखे हुए रहते हैं, तो बच्चा उनको देखता है, फिर लगता है अरे यार मुझे तो इसका आंसर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ ऐसे पूछ लिया। तो उनसे पहली बात तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेंस की अच्छे से तैयारी की है तो आपका लगभग सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी खुद को जानना होगा कि मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या हॉबीज़ हैं। हॉबीज़ तो आप ओबियसली मैंने आपको बताया कि कवर करते जाइए, साथ में खेलते जाइए, जैसे खेलना है या मूवीज़ देखना है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, साइकिलिंग, रनिंग, जो भी है। इसके अलावा हॉबीज़ आपको तैयार हो गई, उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी में जैसे आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड क्या है, माता पिता, भैया बहन जो भी हैं आपके परिवार में, उनका बैकग्राउंड क्या है। इसके अलावा आपका जहाँ के आप रहने वाले हो उस ज़िले के बारे में, उस ब्लॉक के बारे में। उसके अलावा जो अगर पूरा क्षेत्र, जैसे राजस्थान में कई क्षेत्र होते हैं कि मारवाड़ हो गया, शेखावाटी हो गया, तो जैसे अब मैं शेखावाटी सीकर ज़िले का रहने वाला हूँ, तो मुझे सीकर के बारे में जानकारी हो, उसके साथ में शेखावाटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स से तो अपडेटेड रहिए ही रहिए। आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन भी न्यूज़पेपर सुबह का पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर जो मेम्बर्स होते हैं माननीय, वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो कई बार क्या होता है सुबह न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं वो, तो वो उससे उन्हें लगता है कि यार जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था एक उस दिन, उससे पिछले दिन रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपना जो टर्म था वो एक्सटेंड कर लिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना है क्या? मैंने कहा हाँ सर सुना है। तो उन्होंने पूछा क्या किया उन्होंने, तो मैंने उसके बारे में बता दिया क्योंकि मैंने पढ़ा था।
तो आप करंट से तो बिल्कुल अपडेटेड रहिए और लास्ट टाइम तक का जो भी करंट आपके साथ है वो उसको तैयार कीजिए। इसके अलावा आप जैसे अगर हो तो मॉक इंटरव्यूज़ आप दे सकते हैं, आप जहाँ भी देना चाहें कि, और मॉक इंटरव्यूज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मॉक इंटरव्यूज में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं आ रहे तो साफ मना कर सकते हैं आप कि भाई मुझे नहीं आ रहा, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी है, तो आप मना कर दीजिए, घबराइए मत। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बहुत अच्छे से आप जवाब दीजिए। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो ये सबसे सही रहेगा। आप क्या कहना चाहिए? वही सब, आपका बैकग्राउंड, आपकी हॉबी, आपका होम टाउन, करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन, उसके अलावा कुछ जो बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो कुछ पॉलिटी की कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कुछ राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए, राजस्थान पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमी के बारे में कुछ जो करंट के अंदर जो चल रहा है, या फिर जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है राजस्थान की उसके बारे में कुछ पता नहीं। जो बेसिक जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अगर ऐसे पद पे जा रहे हैं तो इतनी एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वहाँ पे कोई डीप के अंदर नहीं जाते हैं वो बहुत ज़्यादा, कि वो बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक कॉमन एक अधिकारी है जहाँ पे आप एक उपखंड संभालेंगे, तो आप में इतना आपको नॉलेज है कि आप उसको संभाल पाएँ। जो भी एक बेसिक जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेसिक, उनके बारे में आपको नॉलेज हो। उसके अलावा ऐसा वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का एक्चुअली में क्या, बच्चों को थोड़ा सा बोलने वाला ये डर होता है। मॉक इंटरव्यूज़ में बच्चे एक दो बार उनसे कुछ अटपटा पूछ लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं, फिर वो देना नहीं चाहते हैं। तो इससे बिल्कुल ना करें। मॉक इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जा रहा है वो कुछ नहीं पता, वहाँ पे आपसे बहुत कुछ अलग पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन पे ज़्यादा गौर नहीं करें, बी कॉन्फिडेंट। सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो आपकी नोटिस की जाती है वहाँ पे देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पोलाइटनेस, कि आपने जो आंसर बोला है वो आपने कितना पोलाइटली बोला है और कितना क्लियरली अगले से कम्युनिकेट किया है। इंटरव्यू का मेन मोटिव यही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप जो एक नॉर्मल इंसान जो आपके ऑफिस में आएगा आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्प लेने, तो आप उससे कनेक्ट कैसे होंगे, कितना अच्छे से कनेक्ट होंगे। अगर आप पोलाइट हैं तो आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे। ये चीज़ें देखी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर, कि अगर आप बहुत पोलाइटली बोलते हैं तो मतलब कि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट होंगे उस जो भी एक महिला या एक जो पुरुष एक आपके ऑफिस में आया है। आपका कॉन्फिडेंस, कि आप वहाँ से कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी होती है। ये जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग करनी होती है, तो आपको कॉन्फिडेंटली आप अगर एक भीड़ है 1000 लोगों की, आप उससे कॉन्फिडेंटली डील कर पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो आपको जो प्रेशर हैंडलिंग है क्या वो उस सिचुएशन में आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें देखी जाती है। वहाँ पे अगर जो आपसे कुछ अटपटा पूछा जाता है तो वो भी आपसे इसलिए पूछा जाता है कि कहीं आप प्रेशर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ईजी गोइंग होता है इंटरव्यू। उसको मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे टफ की तरह या फिर मतलब ओवर बर्डन टाइप ऐसा कुछ भी नहीं ले। आप इंटरव्यू का क्या होता है कि मेंबर्स जो होते हैं माननीय, वहाँ उन्हें पता होता है कि बच्चे के लिए एक करियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है। तो अगर वो खुद ही आपको जाके वहाँ रिलैक्स कर देंगे। जैसे आपको जाते उनका क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, जैसे शुरुआत में हमसे जाते ही सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछेंगे आप 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से की। फिर उसके बाद में धीरे धीरे तो इतने में बच्चा 3-4 क्वेश्चंस के जब जवाब दे देता है तो बच्चा भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है कि हाँ यार ठीक है, आसपास माहौल ठीक है। वो भी आपसे अच्छा जोली तरीके से बात करेंगे, हंसते हंसते, कोई बात नहीं। आपको यूँ नहीं लगेगा कि यार मैं तो बड़ा मतलब टेंस्ड एनवायरनमेंट, जो आप कई बार मॉक इंटरव्यू में ऐसा टेंस्ड एनवायरनमेंट मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मॉक इंटरव्यू इसलिए दे लीजिए क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैनर्स कैसे, मैं कैसे जाके बिहेव करूं, कैसे वो करूं, ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बाकी आप वहाँ कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए अपने बारे में और अपने आसपास से ब्लॉक और क्षेत्र है जो भी जानकारी अच्छे से रखें। सर आपने आरएएस की सीरियस तैयारी कब से शुरू की? कॉलेज के 12th के जस्ट बाद या ग्रेजुएशन के बाद? और सीरियस तैयारी का मतलब एकदम सीरियस, मतलब विधिवत तरीके से, और कितने साल में आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया आरएएस का? आरएएस की सीरियस तैयारी मेरी स्टार्ट हुई थी जनवरी 2018 से। सीरियस और स्टार्ट दोनों साथ में ही था। ऐसा ही नहीं था कि मतलब स्टार्ट पहले कर दी और सीरियस बाद में हो गए। पहले दिन से सीरियस थे। तभी पहले दिन जब मैं आया था घर से, जैसे मेरे से पहले आया हुआ था, तो इसने कहा था स्मार्टफोन छोड़ के आना, छोटा वाला फ़ोन लेके आना। तो वही हमारी सीरियसनेस दिखा देती है कि हम जब आए थे तो पहले दिन से ही सीरियस। और 2018 में तैयारी शुरू की थी। जनवरी से मैंने, वो सेल्फ ही था सब कुछ। प्री के लिए प्रीलिम्स हमारा अगस्त के अंदर हुआ था, तो उस टाइम तक देख लीजिए मैंने जो भी सेल्फ किया था वो कोर्स कवर किया था। उसके बाद में प्री भी दिया, फिर मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की, फिर मेंस दिया। तो मतलब एक मान लीजिए आप 1.5 साल के लिए जो तैयारी थी वो हमारी बहुत ज़्यादा सीरियस थी। 1.5 साल ही तैयारी थी और 1.5 साल ही काफ़ी सीरियस तैयारी थी। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि 1.5 से 2 साल मान लीजिए, मतलब 19-20 महीने मान लीजिए आप, कि वो जो तैयारी थी वो एकदम सीरियसली तैयारी थी। वहीं से शुरुआत और वहीं से सीरियसनेस, और जहाँ पे ख़त्म वहाँ तक भी वही सीरियसनेस। तो यही था।
अच्छा सर, जब आरएएस का रिजल्ट नहीं आया था तब आपको क्या लगा था आपकी कौन सी रैंक लग सकती है? रैंक का तो आइडिया मतलब सोचा नहीं था। जैसे हमने तैयारी शुरू की थी तो उस टाइम हमारा टारगेट ये था कि टॉप 50 का टारगेट हम रखते थे। तैयारी के समय हमारा ये रहता था कि हम दोनों एक दूसरे को इसीलिए मोटिवेट करते थे कि बनना है तो एसडीएम या डिप्टी ही बनना है, उससे नीचे कुछ नहीं बनना। तैयारी के बाद में जैसे जैसे एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम देने के दौरान अब मेंस का ऐसा होता है कि आदमी को पता नहीं चल पाता कि आपको क्या स्कोर मिलेगा। मतलब जैसे अगर आपने 10 नंबर का क्वेश्चन किया है, आपने उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो 6 नंबर, आपको 5 या 4 भी मिल सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। तो मेंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि शायद टॉपर को भी आइडिया होता होगा कि पहली रैंक वाले को भी कि भाई मैं टॉप कर जाऊंगा। आप ये ज़रूर श्योर हो सकते हैं, जैसे हम श्योर थे कि भाई हमारा सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये रैंक का तो शायद किसी को आइडिया नहीं लग पाता। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपने अभी जो आरएएस की वैकेंसी आई है उनको जैसे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो ऑनलाइन में पढ़ाई किस प्रकार करें? ऑनलाइन और ऑफलाइन में शायद मेरा ये मानना है कि जैसे कि आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करवाते हैं कोचिंग वाले, तो वो जो नोट्स जो ऑनलाइन आपको तैयार करवा रहे हैं वही चीज़ आपको ऑफलाइन क्लास में तैयार करवाते हैं। कोई बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ठीक है, ऑफलाइन में थोड़ा बच्चा क्या सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है, वो थोड़ा चीज़ों को जल्दी कैच करता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में ये होता है कि वो कई बार आलस कर जाता है,